नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप सभी देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। दर्शकों, सोशल मीडिया से लेकर हिमाचल प्रदेश के सचिवालय तक एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। कर्मचारियों को लेकर इसका क्या नजरिया है और क्या हिमाचल के कर्मचारी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट है? आने वाले समय में इस मुद्दे पर कितनी ज्यादा चर्चा हो सकती है, इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर जी से। पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ओपीएस को लेकर इस समय कर्मचारियों का क्या मूड है? क्या वो आश्वस्त है या अभी भी मन में कोई सवाल या संशय है? और सुनैना जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने मंच पे आने का समय दिया। और क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे सब सब विषय, अलग अलग फील्डों के अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं, जिसमें आप सीबीएसई में एक विषय आता है, उस विषय में एक ऐसा विषय सबके सामने आ रहा है, वो है आपका ओपीएस वाला। और अलग अलग मंचों पे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्टेटमेंट दे रही है, सरकार के फेवर में भी कुछ लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं और सरकार के अगेंस्ट भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ये जी बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल विषय हिमाचल प्रदेश की खास और सत्ता में देखने को मिल रहा है। सचिवालय से लेके आम कर्मचारी इस पे चर्चा कर रहा है, और चर्चा तब से शुरू हुई जब से जिस दिन आदरणीय नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश में वार्तालाप में दी थी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर आवाज, जी क्लियर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ये जो विषय आता है कि 2003 से पहले, जिससे पहले भी था कि 2003 से पहले जितने कर्मचारी लगे हुए थे, सबको पुरानी पेंशन मिला करती थी। और ये पुरानी पेंशन के साथ साथ सिर्फ एक राज्य ऐसा था, मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, सिर्फ वेस्ट बंगाल एक राज्य था जिसने एनपीएस को ओपन नहीं किया। और वेस्ट बंगाल में आज भी आपका ओपीएस ही चलता है। बेहतर है कि इनका पे कमीशन जो फिक्स चला हुआ है, ये भी सोचने वाला विषय आता है। उसके बाद 2022 में हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह जी की सरकार में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पहले कैबिनेट में फैसला था जिसमें 1,36,000 के आसपास कर्मचारियों को इसका फायदा देखने को मिला, और लोगों में एक बहुत बड़ी उम्मीद उस टाइम जागी थी। अब आप देखिए, 2022 दिसंबर 2022 की बात है जब ये पहले कैबिनेट में फैसला लिया गया था, और दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर अब 26 भी, मिड 26 पहुंच गया है। तो लेकिन ओपीएस वाली जो वार्तालाप है, ओपीएस के ऊपर चर्चा का वो ये विषय अभी भी यथावत ही रहा है, चर्चा रही है। उसके कई कारण ऐसे भी है जिसपे शायद कोई कोई कर्मचारी या कर्मचारी जो सरकार के फेवर में बात करता है वो बात नहीं करना चाहता, और कर्मचारी सरकार के अगेंस्ट बात करना चाहता है, उसको इसका पता नहीं है। तो ये सारा जी विषय है ओपीएस से। मैं मानता हूँ कि प्रदेश के कर्मचारियों की एक, जिसको हम कह सकते सामाजिक सुरक्षा का विषय था। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य में जहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जिनका इसका इम्पैक्ट पड़ना था, वो इससे खुश भी हुए, और उन्होंने इसका पूरा का पूरा समर्थन सरकार को भी दिया। लेकिन 3.5 साल खत्म होने के बाद भी आज ये विषय कर्मचारियों में, ये विषय आज भी है कि कहीं ऐसा तो न हो, ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में ओपीएस बंद हो जाएगी। ये विषय सोचने वाला विषय प्रदेश के कर्मचारियों के दिमाग में भी चल रहा है। देखिए एनपीएस को लेकर अगर मैं बात करूं तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को ओपीएस छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की उस तरह की नहीं है। तो कर्मचारी वर्ग क्या सोचते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एनपीएस पर या यूपीएस पर जाने की जरूरत है? देखिए सुनैना जी, एक अब ये विषय पॉलिटिकल विषय है, इस पे मैं, मुझे लगता है जी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा माहौल उन कर्मचारियों द्वारा जो सरकार के गुणगान करना चाहते हैं, उनके द्वारा फैलाया गया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि 1 अप्रैल 2022 को आपके राजस्थान में भी एनपीएस की जगह ओपीएस ओट किया था। छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, झारखंड में, ये सारे राज्य जहाँ पे सरकार जो है, कुछ समय के बाद सरकार 22 में, 26-27 में जाके सरकार परिवर्तन हुई। लेकिन हैरान दुख की यहाँ पे बात ये जिसकी मैं करना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा कि इन किसी राज्यों में ओपीएस को बंद नहीं किया गया, किसी भी हम्म, राज्य में ओपीएस को बंद नहीं किया। अब जब इन राज्यों में ओपीएस को बंद नहीं किया, तो हिमाचल प्रदेश के जो कुछ लोग बार बार प्रचार कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट दे रही है
कि हिमाचल में ओपीएस को बंद कर दिया जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पूरे इसके साथ कह रहा हूँ कि ओपीएस कोई भी सरकार आएगी हिमाचल प्रदेश में, जिन कर्मचारी को आज की डेट में ओपीएस मिल रहा है वो कभी बंद नहीं होगी। दूसरी जो आपने बात की कि ओपीएस में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, आपको याद होगा पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस आया, फिर एनपीएस के बाद यूपीएस। अभी हिमाचल कई राज्यों ने शुरू कर दिया, हिमाचल भी उस पर चर्चा कर रहा है और केंद्रीय कर्मचारियों को ये लागू कर दिया गया है। अब विषय जो यहाँ पे आता है कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, तो उसमें कुछ चीजें बदलाव किए और यूपीएस और ओपीएस में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज्यादा गैप नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है वो उसमें है, लेकिन ओपीएस हिमाचल के कर्मचारी की पहली प्रायोरिटी आज भी है। और मुझे लगता है कि हिमाचल का कर्मचारी ओपीएस के लिए, हर कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, चाहे वो ओपीएस में आता था चाहे नहीं आता था, सब ने ओपीएस के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाई और सरकार चाहे सब सरकार के सामने अपना प्रेशर रखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, नरेश ठाकुर जी का, जो जिन्होंने एनपीएस के संगठन बनाने, शुरुआत दौर में एनपीएस संगठन बनाया, उस संगठन को फैलाने का काम किया था। आज वो एनपीएस का हिस्सा भी नहीं है, उनको एनपीएस संगठन से भी बाहर कर दिया गया है। तो ये कर्मचारियों की जो राजनीति है। अब मुझे एक और विषय जो आपके माध्यम से कहना है कि 3.5 साल के इस काल में सरकार बार बार ओपीएस 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 कर रही है और प्रदेश का कर्मचारी भी ओपीएस के नाम से डरा हुआ है कहीं बंद ना हो जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी उन कर्मचारियों को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में दम है, अगर आप में दम है, कोई आपका सुनता है, तो क्यों नहीं आप इसके लिए कानून बनवा लेते। सरकार के पास जाके आप तो सरकार का गुणगान कर रहे हैं सारे के सारे, तो जब सरकार आपकी सुनती है तो भैया कानून, आप बार बार कहते हैं कि एक परमानेंट कानून बनाना चाहिए, तो बनाइए ना, सरकार तो आपकी है। तो ये विषय सिर्फ एक राजनीतिक गलियारों में रह जाए, इसीलिए ये विषय को ये सेटलमेंट नहीं करना चाहते। और भी सरकार चाहे तो कानून बना के प्रदेश के कर्मचारियों की जो आपका जिसको हम कैसे बुढ़ापा है उसको सुरक्षित करने का काम सरकार कर सकती है, लेकिन इस पे अभी कोई ऐसा फैसला सरकार नहीं ले रही है। जी सुनैना जी। देखिए, आपने अभी कहा कि राजस्थान का ज़िक्र आपने किया, छत्तीसगढ़ का ज़िक्र आपने किया कि वहाँ पे सरकारें बदली, लेकिन ओपीएस वहाँ पर जारी है। और कई दफ़ा मैंने भी आपके सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए देखा है कि एक कानून बनाने की बात आप कह रहे हैं, अभी भी जिस बात का ज़िक्र आपने किया। तो जैसा कि राजस्थान की सरकारों में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, ओपीएस जारी रही। तो अगर यहाँ पर भी ऐसा होता है, आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होता है, तो फिर कानून की ज़रूरत है, आपको लगता है? क्योंकि जब वहाँ पर ओपीएस जारी है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ प्रबंध बनाया जा सकता है। सुनैना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी आएगी, एक्स वाई जेड कोई भी सरकार आएगी, ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में हम बंद नहीं होने देंगे। मेरा तो निवेदन इतना है कि ओपीएस के नाम से जो जो लोग राजनीति कर रहे हैं, बार बार राजनीतिक मंचों पे ओपीएस को ले जाते हैं और उसके उसके डर के माध्यम से, ओपीएस के डर के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारी जो बाकी मांगे, आप देखिए 15% डीए हमारा नहीं मिल रहा है। आप देखिए डीए का 4 से 5 लाख एरियर सरकार के पास है। आप देखिए 2016 का वेतन आयोग का जो एरियर है 15 से 16 लाख तो सरकार के पास, उसमें कोई नहीं बोलना चाहता। और पंजाब के बराबर वित्तीय लाभ दिलाने वाले जो अपने आप को अर्थशास्त्री बोलते थे, वो आज कहाँ है, वो दिखाई भी देते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओपीएस ठीक है, हम सभी की मांग ओपीएस है और ओपीएस सरकार ने दे भी दी, इसको जाने हम नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी हमारी मांग है उसको पूरा करने का काम सरकार को वो भी तो करना पड़ेगा ना। हमारा 15,000 का नुकसान हर महीने मुझे हो रहा है, ऐसे कई हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको हर महीने का नुकसान हो रहा है, इसको सरकार को पूरा करने का, इस सरकार को ही काम करना पड़ेगा। जी। आपने अन्य मुद्दों का ज़िक्र किया, डीए की बात की, एरियर की बात की, जो काफ़ी समय से लंबित भी है। लेकिन एक कर्मचारी वर्ग में ही एक धड़ा जो है, वो ओपीएस को लेकर प्रमुखता से उठाता है, दूसरा धड़ा डीए और एरियर की माँग करता है। तो क्या कर्मचारी वर्ग भी एकजुट नहीं है अपनी माँगों को लेकर? कर्मचारी मैं आपको आपके बताना चाहूँगी, कर्मचारी आज बहुत मुझसे टूटा हुआ है। प्रदेश में 45 से ज़्यादा संगठन ऐसे जो टीचर जिनको अध्यापक रिप्रेजेंट करते हैं, 45 से ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, और अलग-अलग विभाग के 80 से ज़्यादा अलग-अलग विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन आप 3.5 साल में, मैं तो आपके आपके चैनल के माध्यम से फिर उन कर्मचारियों को कहना चाहूँगा, जिस एनजीओ को, जिस भी संगठन आज प्रदेश में 45 ज़्यादा संगठन मैं आपको कह रहा हूँ,
जिसको सरकार एफिलिएशन नहीं दिला पाई, अपनी एफिलिएशन नहीं दिला पाई, वो आपकी मांग को पूरा कराने में असमर्थ है, वो नहीं आपकी मांग पूरी करा पाएंगे। जिनको सरकार पूछ ही नहीं रहा है, आप मुझे बताइए प्रदेश के कर्मचारी की मांग कहाँ रखी जाती थी? एक एनजीओ फेडरेशन का एक मंच होता था जहां बार बार सरकार के पास जाके आग्रह करके एक सामूहिक बैठक होती थी, जिसको आप एक बैठक होती थी, जिस बैठक के माध्यम सरकार के पास हमारी मांगे जाती थी, उसका निवारण होता था। 3.5 साल में अभी एक तो सबसे पहले तो एफिलिएशन ही नहीं किसी को मिली है, हर कर्मचारी अपने आप को नेता बना हुआ है। दूसरा, जब एफिलिएशन ही नहीं मिली है तो आपकी जेसीसी की बैठक कहाँ हो रही? ज्वाइंट कमेटी की बैठक होती थी कर्मचारी की, वो होनी नहीं है। होनी इसलिए नहीं कि कर्मचारी संगठन है, सरकार भी चाहती है कि कर्मचारी टूटा हुआ रहे, बिखरा हुआ रहे, सरकार को इसका फायदा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अपने आप को, हर यूनियन वाला अपने आप को लीडर बनता है, हर कर्मचारी का अपने आप, भैया जब आपकी मांग को सरकार, अगर आपकी चलती, सरकार आपको पूछती, तो सरकार आपको एफिलिएशन दे के बुलाती है अपने पास। जब आपको एफिलिएशन नहीं मिल पा रही है, इन्हीं कर्मचारी संगठन के लोग मुझे टेलीफोन करके बोलते कि पुनीत जी आप बात रखिए हमारी। मैंने कहा आप क्यों नहीं बोलते हो? तो वो बोलते कि हमारी लड़ाई तो एफिलिएशन की चल रही है, पता नहीं कब एफिलिएशन मिल जाए। 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, इनको कभी सचिवालय में बैठक नहीं मिली है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी, ये किसी की मांग पूरी करने में इनकी असमर्थता साफ दिखती है, और प्रदेश का कर्मचारी अब जान चुका है। हम ओपीएस को, मैं आपके फिर कह रहा हूं कि ओपीएस को किसी भी हालत में हम जाने नहीं देंगे, लेकिन ओपीएस के डर के मारे, ओपीएस के को का डर दिखा के जो बाकी कर्मचारी के जो मुद्दे हैं, जिसमें डीए हो गया, एरियर हो गया, चारे हो गया, वेतन आयोग का एरियर हो गया, मेडिकल लीव हो गया, मेडिकल भर्ती हो गए। उदाहरण देना चाहूंगा, कि हमारे बहुत अच्छी जानने वाली थी, हस्बैंड वाइफ, बेचारे वाइफ को कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। उनका जो मेडिकल बिल था 16-17 लाख के आसपास, तो वो सरकार के पास पेंडिंग था। अब सरकार के पास पेंडिंग था, जो उनके हस्बैंड उस लड़ाई को लड़ते, कुछ समय के बाद उनकी देहांत हो गया, और मेडिकल बिल हो जी। गया 32 लाख के आसपास। दोनों इस दुनिया से चले गए, मेडिकल बिल का आज तक सेटलमेंट ही नहीं हुआ। तो ये बातें, जो बाकी मांगे वो कौन पूरी करेगा? 2016 के बाद 2016 से 2022 के जो बीच लोग रिटायर हुए, उनको ना मेडिकल, सिर्फ पेंशन मिल रही, बाकी भत्ते एक नहीं मिला उनको। तो बाकी जो मांगे हैं, आप देखिए ओपीएस भी, आप देखिए ये प्रदेश के 30% कर्मचारी आज भी ऐसा है जिससे बाहर है। इनकी लड़ाई, इनको तो मिल गई, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और दूसरा, मैं फिर कहना चाहूंगा, इस मंच पे ओपीएस के नाम पे हर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो कर्मचारी यूनियन है, वो राजनीति कर रही है। कर्मचारी से ना इनका कोई लेना देना है, ना इनका कोई कर्मचारी के फेवर में कोई बात करना चाहते हैं। आप सामने आपके आ रहा है, तो इसीलिए मेरा कर्मचारी से निवेदन है कि आप ऐसे संगठनों से आप बचें, और एक विचार करें कि आपको जहां जितनी जरूरत है आपको ओपीएस की है, ओपीएस तो 2032 के बाद मिलेगी जो रिटायर होगा। उससे पहले हम पहले ही 15-15, 20-20 हजार हर महीने नुकसान पे चले हुए। मेरा सरकार के पास 20 से 22 लाख पड़ा है, उसको देने के सरकार काम करे ना। हम तो कह रहे हैं कि अगर अगर डर कर्मचारी को लगता है, तो आप, सरकार के पास सब ऑप्शन तैयार है। आप एक कानून बना लीजिए, परमानेंट कानून बना लीजिए, और प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मंच मुझे लगता है इसका यूज कर रहे हैं। कर्मचारियों को इससे डरना नहीं चाहिए, और अपनी मांग जो बाकी मुद्दे भी, उसको भी बात करनी चाहिए। कर्मचारियों की राजनीति और प्रदेश की राजनीति को आप बखूबी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पिछली जयराम सरकार थी, उन्होंने भी चुनावी समय में डीए की किश्त जारी कर दी थी और कर्मचारियों को साधने की कोशिश की थी। तो अगर इस तरह का माहौल जो है वो अभी वर्तमान की सरकार में भी होता है कि आने वाले समय में मान लीजिए कि सुखू सरकार घोषणा कर देती है कि वो कर्मचारियों की लंबित डीए पर विचार करेगी या किश्त जारी कर देती है, तो किस तरह का परिवर्तन देखा जा सकता है? सुनैना जी, बहुत बड़ा गैप आ गया है। आज सरकार, पिछले 3.5 साल से सरकार ने हमारे से 2 साल का समय मांगा था, और 2 साल के समय के बाद सरकार बार बार एक कहती कि हम आपको आपको चरणबद्ध तरीके से ये भत्ते दे देंगे। आप मुझे बताइए कौन सा चरणबद्ध तरीका है? आपका डीए आपका परमानेंट नहीं मिल रहा है, रेगुलर नहीं मिल रहा। डीए कोई खैरात नहीं किसी सरकार की, ये हमारा हक है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस महंगाई में आप देखिए आज की डेट में, जहाँ 10 से 12 रुपये तो आकर पेट्रोल बढ़ गया है। ठीक है, तो ये महंग, और डीए, सरकार के दिमाग में ना बहुत बड़ी गलत फहमी है कि कर्मचारी तो बहुत मजे होते हैं। भैया, कर्मचारी, एक कर्मचारी के ऊपर उसके 8-10 परिवार के लोग की लाइबिलिटीज होती है। मैं कर्मचारी, मैं अपने परिवार में, मैं और मेरे धर्मपत्नी ही कर्मचारी है। हम 15 से 20 लोग का परिवार है। उस परिवार में बाकी लोग सारे काम करते हैं, लेकिन हम एक जॉइंट परिवार में रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। उन सबकी लाइबिलिटीज मेरे पास है, क्योंकि मैं शिमला में रहता हूँ, तो उनको उनके बच्चे भी पढ़ाने पड़ते हैं।
उनके बच्चे की फीस भी देनी पड़ती है। तो आप ये जो आरोप लगाते हैं कि प्रदेशी कर्मचारी को बहुत कुछ मिलता है, उसके लिए हमने संघर्ष किया हुआ है। और ये संघर्ष तब किया हुआ है, जो सोशल मीडिया पे आज जो लिखने वाले लोग हैं, ये उस टाइम अगर ये पढ़े लिखे होते, शायद आज हमारी जगह बैठे होते। तो एक बहुत गलत माहौल एक पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ ओपीएस ही सब कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। ओपीएस मिलेगी, सबको मिलनी चाहिए और आगे भी ये मिलती रहेगी। ये मैं इस मंच के माध्यम से, सरकार कोई भी आएगी, हम लड़ेंगे इसके लिए। लेकिन आने वाले समय जो बाकी भत्ते हैं, उस पे सरकार को देना पड़ेगा। आज आप देखिए, 15 अगस्त आने वाला है। सभी सरकार कर्मचारी बहुत उम्मीद के लगा के बैठते हैं। 15 अप्रैल आता है, उम्मीद लगा के बैठते हैं। दिवाली आती, मिलता कुछ है नहीं। तो आप 15% आप कहाँ से दोगे? 15,000 में आप जो कर्मचारी, एक जिसके घर में 2 कर्मचारी, आप देखिए 30% उसका कट रहा है। मेरे मकान की किस्त जो 30,000 रुपये जानी थी, तो 30,000 मेरे को यहाँ से मैंने प्लान आउट किया था कि डीए मिलेगा, हमारा हमास कट जाएगा। आज मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए बैंक की तरफ अपना रुख करना पड़ रहा है। तो ये सरकार को भी देखना पड़ेगा। प्रदेश का कर्मचारी सरकार के साथ चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन जो हमारी आर्थिक जो रिक्वायरमेंट है, हमारी मांग है, उसको भी सरकार को पूरा करना पड़ेगा। और सरकार कोई भी आएगी, कर्मचारी सरकार के साथ ही चलता है। सरकार देखिए, कोई भी आपने अभी आएगी एक तो सरकार, आपने कभी बात कही कि हम संघर्ष करेंगे आने वाले समय में ओपीएस को बनाए रखने के लिए। तो यही सवाल कर्मचारियों के मन में उठ रहा है कि जो संघर्ष हमने 2022 से पहले किया, क्या फिर वो 2027 के बाद करना पड़ेगा? हम आपको बहुत बहुत अदब से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ सरकार का परिवर्तन हुआ है, वहाँ-वहाँ ऑफिस यथावत रही है। यथावत रही मतलब ये ओपीएस को हटाया नहीं गया है। जब ओपीएस नहीं हटाई गई है, तो संघर्ष किस चीज़ का करना है, मुझे बताइए? हम संघर्ष यानी आने करेंगे वाले जो समय में बाकी, ओपीएस को लेकर कर्मचारियों में डरना नहीं चाहिए उन्हें। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। हम ओपीएस को यथावत रखेंगे। और दूसरा जो है, जब जिन राज्यों में सत्ता परिवर्तन भी हुई है, वहाँ भी ओपीएस यथावत ही है। वहाँ ओपीएस को हटाया नहीं गया है। जब ओपीएस को हटाया नहीं गया है, तो हम संघर्ष क्यों डर रहा है कर्मचारी? हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस वर्ग के लिए जिसको ओपीएस में नहीं लिया गया है। जैसे बिजली बोर्ड का विभाग हो गया, ओपीएस ने लिया। आज प्रदेश में एक बात और सोचने वाली बात है, आज प्रदेश में कर्मचारी कि जो रिक्रूटमेंट है, वो तो आउटसोर्स पे हो रही है। कहाँ से आप ओपीएस दोगे? कर्मचारी कोई आपका जॉब ट्रेनिंग लग रहा है, रेगुलर जॉब तो मिल ही नहीं। पहले आपको लड़ना पड़ेगा रेगुलर जॉब के लिए। नियमित रेगुलर आपके अपॉइंटमेंट हो, तब आप ओपीएस के हकदार होंगे। आप आउटसोर्स पे लगे हुए हैं, तो ओपीएस कहाँ से मिलेगी आपको, मुझे बताइए? मैक्सिमम डिपार्टमेंट हमारा आउटसोर्स पे चला हुआ है। कोई वन मित्र लग गया, कोई जल मित्र लग गया, कोई धन मित्र लग गया है। तो जब ये अपॉइंटमेंट मित्रों के हिसाब से हो रही है, तो ओपीएस कहाँ देंगे हम उसको? हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो रिक्रूटमेंट सिस्टम, उसको भी नियमित रेगुलर किया जाए। और जो बाकी जो लेफ्ट आउट है, जिसमें बिजली बोर्ड का बहुत बड़ा विभाग है, एचआरटी और निगम के जितने भी कर्मचारी है, वो ओपीएस से बाहर, उनकी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगी कि ओपीएस के नाम पे सरकारें भी और राजनीति करना भी छोड़ दें। और अगर फिर भी प्रदेश के कर्मचारी को डर लगता है, तो मैं तो मांग कर रहा हूँ कि आप कानून, सरकार आपके पास है, संगठन आपके साथ लोग चले हुए हैं, मांगे हम सब उठा रहे, तो आप एक कानून बना के देखिए। आने वाली सरकार के मुंह पे सब के सब सरकार को ताला लगा के जाएंगे। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद भी सरकार अगर ओपीएस को ना कानून बनाना चाहती है, ना इसको कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहती है, ना 30% जो बाहर है उनको अंदर लाना चाहती है, तो फिर तो संघर्ष ही करना पड़ेगा ना। तो ये कुछ विषय ऐसे हैं जिसपे सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। और मुझे लगता है कि सरकार ने, मैं हम तो कई बार आभार भी व्यक्त कर चुका हूँ कि पहली कैबिनेट में, जहाँ सरकार परिवर्तन होने के बाद प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी को ओपीएस का एक तोहफा दिया था। तो ऐसा ही तोहफा जो बाकी हमारा वित्तीय बता, मुझे बताओ, मैं 2003 से पहले का लगा हूँ और मैं ओपीएस तो हम कर रहे, लेकिन जो मेरा सरकार के पास मेरा 15,000 20,000 हर महीने फंस रहा है, उसकी उसकी मांग कौन करेगा? अब वो भी तो मेरा पैसा है ना। मुझे तो कितने साल के बाद, हम तो रिटायर होने वाले हैं। जब रिटायर हो जाएंगे तो मेरे को ओपीएस तो मुझे ऐसे भी मिल रही थी। और जब ये एनपीएस की लड़ाई थी, उस लड़ाई में हर वो वर्ग, चाहे ओपीएस के अंदर आता था चाहे नहीं आता था, सबने सहयोग किया। हमने हर मंचों पे मांग, मुझे अभी भी याद, 14 अक्टूबर की जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट रखना था, मैं आदरणीय जयराम जी के पास बैठा हुआ था, मैंने उस दिन भी मांग की कि आज भी आप इसको घोषणा कर लीजिए। लेकिन जब ये हो गया, तब इस पे डरना नहीं चाहिए। अब हम बाकी जो मांगे कर्मचारी, उस पर भी हमें थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा और उसके लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करेंगे। जी, इसमें जी।
देखिए, आपकी बातों से काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कर्मचारी वर्ग को अब समझ आ गया होगा कि ओपीएस पर आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बन सकती है। 2022 की तरह तो ये मुद्दा मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा गरमाएगा, लेकिन 2022 में जो ओपीएस एकमात्र मुद्दा था कर्मचारियों के लिए, हो सकता है कि 2027 में ओपीएस के साथ डीए और एरियर भी जुड़ जाएँगे और अन्य मुद्दे भी ज़्यादा गरमा सकते हैं। अ, अंत में जाते-जाते कर्मचारी वर्ग को आप कुछ संदेश देना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। सुनैना जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कर्मचारियों से कि हम सिर्फ ओपीएस के नाम पे ही नहीं डरे कि ओपीएस मिल गया और हम कुछ और मांगेंगे तो हमारा छिन जाएगा। आज आप ओपीएस के नाम पे आप देखिए, आज तो जो 2003 का जो कानून अमेंडमेंट किया था वो भी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार। अगर सरकार की मंशा फुल फ्लेज देने की हो तो सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती? कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट में चले, कर्मचारी कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में हम जीत गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। बाकी जितने भी लाभ है सबको सरकार कोर्ट में चलेगी, सरकार के खिलाफ कर्मचारी कोर्ट डीए पे कोर्ट में चले गए। तो मेरा निवेदन ये है कि हम एक बहुत अच्छा माहौल चाहते हैं प्रदेश का। प्रदेश का कर्मचारी बहुत सहजता से, मेहनत से सरकार के साथ काम करता है। हम कोई संघर्ष भी नहीं चाहते। लेकिन 3.5 साल हो गए, 4 साल होने वाले, 4 साल तक आपको अपना डीए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने वेतन आयोग के लिए कई कई लोग आपके सामने बात रखेंगे, जब आप ये देखना, आपने कुछ समय के बाद कमेंट में लिखेंगे कि 2000 ये जो वेतन आयोग है 2016 का, ये तो जयराम जी के समय का है। अब आप देखिए, जयराम जी के समय का नहीं है, 2016 में राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे। 18 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे अभी हो रहा है। 2026 में केंद्र ने वेतन आयोग लागू कर दिया है और ये तो माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वेतन आयोग लेके जाए। अब अगली सरकार पे आप छोड़ के जाओगे और पिछली सरकार के आरोप लगाएंगे, ये नहीं चलने वाला। इसलिए बहुत निष्पक्षता से सरकार को भी फैसला लेना पड़ेगा कि 2026 में जहाँ पे आपको पुराने 2016 का वेतन आयोग का एरिया आप देने में असमर्थ है, डीए का देने में असमर्थ है, 26 में नया वेतन आयोग आ गया, उसको आप कैसे देंगे? ये सारी मांगे हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है प्रदेश के कर्मचारी के सामने। जी। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।